जोश है, जुनून है वर्दी पाने का, तो बनाना होगा किताबों को अपना साथी। इस महायुद्ध में दोस्तों, आप हैं हमारे अर्जुन और हम हैं आपके साथी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम ऋतुजा द्विवेदी है और मैं यहाँ उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। हमारा YouTube चैनल वन डे सारथी है, जिसके माध्यम से आप जुड़े हैं। अगर आपको इन प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा सेशन जो हमारा होगा, ये पूरी सीरीज जो हमारी होगी, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग होगा, GS होगा, करंट के क्वेश्चंस होंगे। ये सीरीज आपको टोटल MCQ बेस्ड मिलेगी। रीज़न आपको पता है, क्योंकि अब ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास टोटल कितने दिन, 30 डेज का टाइम है। ठीक है, तो हम 30 डेज के हिसाब से ही प्रिपरेशन अपनी करते हैं। तो MCQ बेस्ड ये पूरा का पूरा हमारा सीरीज होगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ठीक है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉपरनिकस। क्या इसका सही आंसर होगा? कॉपरनिकस। 1543 में, कितना, 1543 में कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अब हम बात करते हैं गैलीलियो की। गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। एक्चुअली में दूरबीन की खोज 1609 ईस्वी के टाइम से पहले ही हो चुकी थी। गैलीलियो ने कुछ जो पहली दूरबीन थी उसके माध्यम से कुछ खगोलीय पिंडों को देखा था, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। क्योंकि उससे पहले ना ये एक भ्रांति थी कि जो है सूर्य ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करता है, पर गैलीलियो ने देखा कि कुछ खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने एक अपने तरीके से एक दूरबीन की निर्माण किया था, जो कि पुराने वाले दूरबीन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। तो ठीक है, उसी हिसाब से इनको दूरबीन का जनक मानते हैं हम। अब जेएल बेयर्ड ने क्या किया था? जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की थी। क्या किया था? टेलीविजन की। ठीक है, केपलर ने क्या दिया था? हमारा ग्रहों के गति के नियम। केपलर ने क्या दिया था? ग्रहों के गति के नियम। ठीक है, हाँ, सॉरी, थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस में है लिखने के। हाँ, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्या वे ग्रह होते हैं? क्या वे ग्रह होते हैं? क्या वे उपग्रह होते हैं? क्या वे क्षुद्र ग्रह होते हैं या सौर तारा होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका? हमारा उपग्रह। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वे होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और उपग्रह कौन होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? क्या क्वेश्चन है हमारा? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? क्या वो नियत रहता है? ठीक है, क्या वो नियत रहता है? क्या वो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है? ठीक है, क्या वो अधिकतम होता है जब वो सूर्य से दूर रहता है? ठीक है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा हमारा, जब वो अधिकतम होता है जब वो सूर्य के समीप होता है। ठीक है, अधिकतम क्यों होता है? देखिए, जब वो सूर्य के नजदीक होते हैं ना, तो सूर्य से उनका जो ग्रेविटेशनल खिंचाव होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तथा जो ग्रह के लिए जो धुरी के चारों ओर उनका इनर्शिया का जो है क्षण होता है ना, वो क्या होता है? कम हो जाता है। और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते जो ग्रह रहते हैं ना, उनका क्या, कोणीय वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब ग्रह सूर्य से नजदीक होते हैं तो उनका क्या होता है? वेग बढ़ जाता है। ठीक है, कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अंतरिक्ष में कुल
कितने तारामंडल होते हैं? देखिए तारामंडल नक्षत्र मंडल में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, तारामंडल नक्षत्र मंडल ये सब एक ही होता है, ठीक है। ये आप देखते होंगे आकाश में एक स्पेसिफिकली पैटर्न बने होते हैं, जैसे सप्तऋषि का एक पैटर्न होता है और भी तारों का एक पैटर्न बना होता है, बस उन्हें ही तारामंडल कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है हमारी? 88, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? पार्थिव ग्रह, क्या कहता है इसे? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? अच्छा सबसे पहले समझ लेते हैं पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, ठीक है। तो ग्रह को ना बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। कुछ ग्रहों को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा गया है, और कुछ ग्रहों को क्या कहा गया है? बाह्य ग्रह या जोवियन प्लैनेट। क्या कहा गया है? कुछ ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा गया है, ठीक है, आंतरिक, और कुछ को बाह्य, ठीक है, या जोवियन प्लैनेट, ठीक है। ये आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं? हमारा आता है मरकरी, ठीक है, हमारा आता है वीनस, ठीक है, हमारा आता है अर्थ, ठीक है, और कौन सा? मार्स। मरकरी यानी कि बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। अब हमारे बाह्य ग्रह में कौन आते हैं? हमारा ये जुपिटर हो गया, ठीक है, उसके बाद में हमारा सैटर्न हो गया, ठीक है, उसके बाद में हमारा यूरेनस हो गया और नेपट्यून हो गया, ठीक है। ये आप ध्यान दे रहे होंगे, ये सारे ग्रह जो हैं उनके सूर्य से दूरी के आधार पे भी लिखे गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है हमारा? हमारा सूर्य से सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पे पृथ्वी, और हाँ आकार में पृथ्वी 5वें नंबर पे, ठीक है। दूरी में पृथ्वी कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। फिर आता है हमारा मंगल ग्रह, फिर सबसे हमारा 5वें नंबर पे आता है जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर 6वें नंबर पे आता है शनि यानी सैटर्न डिस्टेंस के हिसाब से, फिर 7वें नंबर पे आता है हमारा यूरेनस यानी कि अरुण, और 8वें नंबर पे आता है हमारा नेपच्यून। क्या आता है? नेपच्यून, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ठीक है। अब इसमें से प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर, ठीक है। और सबसे ज्यादा उपग्रह, और ऐसा कौन सा ग्रह है जिनकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? हमारे सैटर्न यानी कि शनि के पास। कितने उपग्रह हैं टोटल? 82। कितने उपग्रह हैं? 82। अभी कुछ टाइम पहले तक जुपिटर के पास यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति, इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह थे, लेकिन बाद में कुछ और उपग्रहों की खोज हुई जो शनि के थे, ठीक है। और अभी आप ये देख लेते हैं बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, जो अपना एक चक्कर जो है सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए 88 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बादल पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि जब ये बादल होते हैं ना, तो जो बाहर का सूर्य का प्रकाश है वो तो अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जो है वो अंदर से बाहर जा नहीं पाता है, ठीक है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसको सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके उपनाम हैं। किसके? शुक्र के, ठीक है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खास बात है, यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है। इसको स्पेशल प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, पृथ्वी का 1/3 पूरा हिस्सा क्या है? पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए जब हम ऊपर से अंतरिक्ष में, काले अंतरिक्ष में पृथ्वी को देखते हैं तो ये कुछ नीले रंग का दिखाई देता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह पे फेरस ऑक्साइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे क्या होता है, ये पूरा ग्रह हमारा
लाल रंग का दिखता है। कौन से रंग का दिखता है? लाल रंग का। ठीक है, फेरस ऑक्साइड आप लोग समझते होंगे, कुछ ये जो लोहे में जंग लग जाता है ना, तो इस तरह भूरे कलर का, तो इसी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है इसमें फेरस ऑक्साइड की अधिकता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कुछ ये भूरे लाल रंग का दिखता है। ठीक है, जुपिटर के बारे में हमने बता दिया है कि सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि के बारे में हमने बताया कि सबसे बड़ा, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा उपग्रह है, क्या नाम है उसका, अभी नाम नहीं याद कर पा रही हूँ मैं, सबसे बड़ा उपग्रह भी जुपिटर के पास है, और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। ठीक है, हाँ, गैनीमेड, जुपिटर का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, मतलब ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है हमारा? गैनीमेड। क्या नाम है इसका? गैनीमेड। और ये किसका उपग्रह है? हमारे जुपिटर का। ठीक है, किसका है ये? हमारे ये जुपिटर का। ठीक है, अब यूरेनस है, यूरेनस अरुण है, अरुण को हरा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन प्लैनेट। अब ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मीथेन के बादल पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको अंतरिक्ष से देखने पर ये किस रंग का दिखता है? ये हरा रंग का दिखता है। अच्छा, जो नेपच्यून की बात करें, वरुण, ये सूर्य से सबसे दूरी पर है। ठीक है, डिस्टेंस में सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है, इसीलिए सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में सबसे ज्यादा समय भी इसी को लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ग्रहों से जुड़ी आपकी जो जितनी भी बेसिक चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें हमने कवर करा दी हैं। तो ये सब कॉपी में आप सब नोट डाउन भी करते रहिएगा, और रिवीजन भी करते रहिएगा आप पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, अब आते हैं, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की श्रृंखला पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस दो ग्रहों को छोड़ करके शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? अब ये समझते हैं, देखिए, दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, और उन दो ग्रहों को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी भी उसी में आती है, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कब करते हैं, कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ। कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, लेकिन दो ग्रह ऐसे कौन से हैं? वो है हमारे शुक्र और अरुण। ठीक है, कौन कौन से दो ग्रह हैं? शुक्र और अरुण। ये अरुण को, शुक्र को वीनस कहते हैं, और अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, और बाकी ये जो बाकी सारे 6 ग्रह हैं, कौन कौन से हमारे? हुआ हमारा बुध, ठीक है, हमारा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, और शनि, और हमारा आ गया वरुण। ठीक है, ये जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सूर्योदय किधर होता है? यहाँ पे सनराइज कब होता है? किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? पूर्व। ठीक है, और इन दो ग्रहों पे सनराइज कहाँ होता है? वेस्ट में। कहाँ होता है? वेस्ट, यानी कि पश्चिम में। ठीक है, सूर्यास्त कहाँ होता है? पूर्व में। और बाकी इन इन सारे ग्रहों पे कहाँ पे सूर्योदय होता है? पूर्व में। और सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन आता है इस सीरीज का। देखिए, क्या है हमारा क्वेश्चन? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, क्या वो धूमकेतु है? क्या वो धूमकेतु है? क्या वो उल्का है? क्या वो लुब्धक है? क्या वो अभिनव तारा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा अभिनव तारा। देखिए, अभिनव तारा क्या होता है? अभिनव तारा, जैसे आसमान में तारे होते हैं ना, जब इनका जीवन काल पूरा हो जाता है, मतलब जब ये मरणासन अवस्था में आ जाते हैं, किस में आते हैं? मरणासन अवस्था में। ठीक है, तो इनमें एक बहुत बड़ा
विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद में ये बहुत ज्यादा, बहुत अधिक मात्रा में, मतलब समझ लीजिए सूर्य का जो समस्त पूरा टोटल जीवन काल में जितना एनर्जी रिलीज करता है उससे 100 गुना ज्यादा ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रकाश आता है। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? लाइट। ठीक है, तो उस वही लाइट हमें चमकता हुआ दिखाई देता है आकाश में, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अभिनव तारा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, लाइक और शेयर भी करिएगा। ठीक है, ताकि और भी आपके माध्यम से, आपके शेयर करने से और भी दोस्तों के पास हमारे ये प्रश्नों की श्रृंखला पहुंच पाए और उनके लिए ये हेल्पफुल हो इस एग्जाम को क्रैक करने में। चलिए, आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।